क्लास 11th। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, उनके लिए आगे जाकर धीरे धीरे परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सर 2। यार 1 का भी किसी का डाउट? 1 का किसका था? सर मेरा। सर मुझे ग्रेटेस्ट फोर समझ नहीं आ रहा। ग्रेटेस्ट फोर्स समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ मास रखा है 200 kg का, 2 kg का मास रख दिया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। भाई अगर आज कोई नया स्टूडेंट है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 1/√3। तो देखिए, इस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी डाउनवर्ड्स, ये वेट एक्ट कर रहा है 200 G, ये 30, तो ये भी 30 डिग्री आ गया। इस 200 G के आप कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, 200 G cos 30, 200 G sin 30। अब इस मास की दो टेंडेंसीज हो सकती है। देखिए, एक टेंडेंसी हो सकती है मास की कि मास नीचे आ रहा है, नीचे स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? सर उल्टा उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड्स जाने की है तो फ्रिक्शन आज ऊपर एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है। अब आपको फ्रिक्शन और ये दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करनी होंगी पहले, मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड करने के। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है n। देखते जाओ भाई, जो लोग थे क्लास में और फुर्सत ही नहीं मिली इतने दिन तक उन्हें असाइनमेंट सॉल्व करने की, देखिए जरा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आप लोगों को सिखाया था 200 G cos 30, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 200 into 10 cos 30 is √3/2। ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन इज 10 raised to the power 3 √3। अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू है। तो फ्रिक्शन आ गया, म्यू गिवन है 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3 into √3, कैंसिल हो गया। फ्रिक्शन आ गया 1000। तो 1000 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। अब जरा ये भी देख लेते हैं डाउन द प्लेन कितना एक्ट कर रही है। कॉम्पोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग डाउन, कॉम्पोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन वेट का जो कॉम्पोनेंट एक्ट करेगा दैट इज 200 G sin 30। इसे आप लिख सकते हैं 200 into 10 sin 30 is half, ये 100 आ गया। अरे ये तो एग्जैक्टली 1000 न्यूटन आ गया। तो वेट का कंपोनेंट जो नीचे एक्ट कर रहा है वो 1000 न्यूटन। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? लीस्ट, और फिर उसके बाद लीस्ट एट द ग्रेटेस्ट फोर्स जो आपको अप्लाई करनी होगी। जब आप लीस्ट फोर्स कैलकुलेट करोगे, लीस्ट फोर्स तो कुछ भी नहीं एक्ट करेगी, जीरो हो जाएगी। भाई जितनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है उतनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, तो इसको ले जाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। भाई जितनी नीचे उतनी ऊपर, इसे बैलेंस करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, वो नेट फोर्स कितनी है? 1000 माइनस 1000
नेट फोर्स इज 0। तो लीस्ट फोर्स आपकी 0 हो जाएगी, कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसे बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है मैक्सिमम ग्रेटेस्ट फोर्स निकालो। भाई फर्स्ट पार्ट में बताओ परेशानी किसी को? नो सर। देखिए आपकी बिना मेहनत करे हुए ना मैं आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा सकता हूँ कि होता कैसे है, लेकिन उसकी डेप्थ तभी होगी जब आप खुद करेंगे। मतलब वो किसी टीचर के बस की नहीं होती कि सर ये एक बार फर्स्ट पार्ट दोबारा समझा दीजिए। फर्स्ट पार्ट दोबारा समझा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट इस सर लीस्ट फोर्स लीस्ट। हाँ हाँ मैं बताऊँ, इसमें डाउन द प्लेन जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स 200 G sin 30, 1000 न्यूटन। फ्रिक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया 1000। तो देखो बॉडी पर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, ऊपर और नीचे वाली फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर भी 1000 और नीचे भी 1000, नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। जब नेट फोर्स 0 तो इसे रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी। नो फोर्स नीड टू अप्लाई ऑन बॉडी। बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी अगर ये आप लीस्ट फोर्स की बात करें। इसीलिए लीस्ट फोर्स 0 आ गई। भाई देखो ना जितना नीचे उतना ऊपर बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ग्रेटेस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो ग्रेटेस्ट फोर्स के लिए समझिए, अब हम जरा सी कहानी चेंज कर रहे हैं। अब ग्रेटेस्ट फोर्स का मतलब है कि ये जो बॉडी रखी है इंक्लाइन प्लेन पर, इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। तो ये mg sin थीटा तो हमने कैलकुलेट किया था 200 G sin 30, ये तो नीचे एक्ट कर ही रहा है। अगर बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है रेस्ट में लेकिन टेंडेंसी ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। अभी कुछ लोगों के साथ परेशानी आएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टेंडेंसी ऊपर जाने की हो लेकिन रेस्ट में हो। देखो फर्क क्या है। अगर मैं कोई एक इंक्लाइन प्लेन ले लूं, मान लो मैंने ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया, जरा समझना इसको टेंडेंसी ऊपर ले जाने का मतलब क्या है। और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने ऐसे ले जाकर एक बॉडी को रख दिया, ऐसे ले जाकर मैंने एक बॉडी रख दी। तो है ये बॉडी रेस्ट में, इसकी दो टेंडेंसी हो सकती हैं। एक ये टेंडेंसी होती है कि जैसे ही मैं छोड़ूं ये नीचे आ जाए, और एक टेंडेंसी हो सकती है कि बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की नहीं है, बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की, कि जरा सी भी मैं फोर्स अप्लाई करूं तो ये ऊपर मिल जाए। दोनों में फर्क है। एक टेंडेंसी नीचे आने की है, बस मैंने रोका हुआ है, मैं छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाएगी। एक टेंडेंसी है ऊपर जाने की, कि अगर जरा सी भी मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, 0.1 न्यूटन की भी अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। ये फर्क है दोनों टेंडेंसीज के अंदर। तो जो ग्रेटेस्ट पार्ट है, जब वो कहता है ग्रेटेस्ट फोर्स निकालो, इसका मतलब है बॉडी की टेंडेंसी है टू गो अपवर्ड्स, टू मूव अपवर्ड्स, ऊपर जाने की टेंडेंसी। तो अगर बॉडी की ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट कर रहा होगा, और जो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन हो जाएगा 1000। तो जो ग्रेटेस्ट फोर्स जो भी एक्ट कर रही होगी बॉडी के ऊपर, वो फोर्स इन दोनों को बैलेंस करेगी ना। तो वो ग्रेटेस्ट फोर्स 1000, और ये हमने कैलकुलेट किया था ये भी 1000, दोनों 1000 को बैलेंस कर जाएगा। मैक्सिमम फोर्स है 2000 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स है। सर ये हम माइनस नहीं करेंगे? दोनों देखो, ये 200 G sin 30 और ये 1000, ये दोनों कैसे एक्ट कर रही हैं? सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे एक्ट कर रही हैं? सर अपोजिट नहीं होंगी? यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ बॉडी की टेंडेंसी क्या थी? नीचे आने की। तो फ्रिक्शन मोशन की टेंडेंसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ऊपर एक्ट करता है। यहाँ इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? ग्रेटेस्ट फोर्स का मतलब ये है कि बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसीलिए फ्रिक्शन नीचे एक्ट कर रहा है। एक आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बॉडी की टेंडेंसी है नीचे आने की, इसीलिए फ्रिक्शन ऊपर है। यहाँ बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसीलिए फ्रिक्शन नीचे है। तो बैलेंस करने के लिए इन दोनों फोर्सेस की इक्वल फोर्स, इतनी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें। लिखिए ना। और नेक्स्ट क्या है डाउट? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड,
इतना लिखिए, सेकंड करते हैं। मतलब सेकंड और फर्स्ट में फर्क क्या है, जिससे अगर फर्स्ट हो गया तो उसे सेकंड में क्यों परेशानी आ रही है? चलिए सेकंड। सर सर इस चैप्टर का सब थ्योरी पार्ट हो गया, अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं। नहीं, अभी तो सर्कुलर मोशन बचा हुआ है। ओके सर। होमवर्क है जो मैंने दिया था, और ये सबके दिमाग में बहुत क्लियर हो कि अगर आप नहीं कर रहे हैं घर पर तो आप बाकी क्लास से पीछे छूटते चले जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जरा फर्क है, वो तो रट्टा लगा के भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, यहाँ नहीं चलता। आप नहीं करेंगे, आप पीछे छूटते चले जाएंगे। इसीलिए हर जो कराया उस पर 3 क्वेश्चन दे दिए। 3 क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। इसे मैं रब कर रहा हूँ, लिख लिया सबने? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में इसने दिया है बॉक्स ऑफ मास 4 kg रेस्ट अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 2 kg का मास रख दिया। फोन ऑफ। The inclination of plane is found when the slope of the plane is 1/3, the body skids sliding down the plane. ये स्लोप दिया हुआ है आपको 1/3, बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए बॉक्स एंड द प्लेन, म्यू कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है फोर्स अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क तो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड परेशानी क्या रही है? न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी है, देखो भाई थीटा 1/3 देने का मतलब है साइन थीटा की वैल्यू दी है भाई। 1/3 दी है, 1/2 दी है, बस फोन ऑफ हो गया बस गया। अरे साइन थीटा 1/3 दिया है, 1/2 दिया है? 1/3। 1/3। 1/3 लिखने का मतलब है साइन थीटा लिखा है 1/3। या देखिएगा अगर वो कह रहा है 1/3 दैट मींस साइन थीटा दिया हुआ है 1/3। कॉम्पोनेंट्स ले लीजिए। सर कॉस क्यों नहीं ले सकते, मतलब सर ऐसा क्यों? ये कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। ज्योमेट्री में ट्रिगो में अगर 1/3 लिखा है दैट मींस इट्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन, इसमें कोई कुछ नहीं है। सो ये 2g, ये थीटा आ गया एंगल, ये आप लिख दो ये 2g cos थीटा, और ये आ जाएगा 2g sin। वो कह रहा है बॉडी नीचे नहीं आती, पर बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है। बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की, ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। वो कह रहा है बॉडी मूव नहीं करती। भाई मूव ना करने का मतलब यही है कि फ्रिक्शन 2g sin थीटा को बैलेंस कर लेते हैं। सर वो 4 kg है ना? अब मुझे बता दो, मेरा फोन ऑफ हो गया, मुझे याद नहीं क्या है, 2 था 4 था? सर 4 है। 4 है सर, 4 है। चलो जी 4 ले लेते हैं। 4g 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 sin थीटा, ये पहली इक्वेशन हो गई। फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू एन इज 4g sin थीटा। अब यहाँ जो नॉर्मली एक्शन काम करेगा वो 4g cos थीटा की इक्वल है। म्यू, फिर लिख देता हूँ डिटेल, n इज 4g cos थीटा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 को 2 में रख दीजिए। 3 को 2 में रखेंगे तो म्यू इंटू 4g cos थीटा इज 4g sin। 4g से 4g कैंसिल हो गया, म्यू आ गया आपका tan थीटा। अब sin थीटा अगर 1/3 है, sin थीटा इज 1 cos थीटा, यही तो पढ़ा होगा तुमने 10th में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा √1 माइनस 1/9। कोई ऐसा तो 10th में ये ना पढ़ो।
रूटेड 1 है। तो ये आ गया 2/3 रूट। सो tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा आ गया sin थीटा ओवर cos थीटा। tan थीटा आ गया इट्स 1/3, it's 2√2/3 gets cancelled out। tan थीटा आ गया 1/2√2, बट ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी tan थीटा के इक्वल था, म्यू आ गया 1/2। भाई बताओ इसमें क्या परेशानी है? भाई क्लियर है ये? सर ये थर्ड इक्वेशन एक बार बता सकते हाँ जी बता सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्ट कर रहा है नॉर्मली एक्शन, और ये कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वेट का 4g cos थीटा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई मोशन नहीं है, इसीलिए ये n इस 4g cos थीटा को बैलेंस कर देगा। हैं? ओके 4g cos थीटा सर, को ऐसे नहीं हो सकता 4g sin थीटा डिवाइडेड बाय 4g sin थीटा डिवाइडेड बाय, सर सेकेंड इक्वेशन से। दोनों को डिवाइड कर दूं? सर ये कह रहे हो? लेके आ रहे बच्चे दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। हाँ दोबारा बोलो, क्या कह रही हो सवालिया? सर सेकेंड इक्वेशन से भी तो n आ सकता है। सेकंड इक्वेशन पता नहीं ना, ये भी तो नहीं पता, तो ये अननोन है, ये म्यू पता नहीं ना हमें, तो आप n को फिर म्यू की टर्म्स में ले आओगे, अननोन की टर्म्स में म्यू ही तो निकालना है, इसीलिए n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। ओके अच्छा अब इसके बाद सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि भाई अब इसमें मैक्सिमम फोर्स निकालो, जो लास्ट एग्जांपल में समझाया था। तुम लोग करते कैसे हो? पहला क्वेश्चन तुम लोगों से हो गया। अरे सर वो 1/3 में अटक गया सर। वो मैं 1/, सर पता नहीं यस क्या है। सर मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो सही हट गया। 1/3 में अटक जाता है। यस यस, अब याद रखना यार, ये तो जेन्युइन इशू है। तो मैक्सिमम के लिए फोर्स आ जाएगी भाई, मैक्सिमम फोर्स कितनी लगाओगे दोनों का सम, बाकी कहानी वैसी है जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इतना, अब कुछ आगे बढ़ते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन का लिख लीजिए इसे। तो मेरी तरफ से फ्रिक्शन, अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, आप करोगे जरा। मैं लिख लिया, रब कर दूं? हाँ हाँ सर लिख लिया। एक मिनट। अच्छा अभी 1 मिनट, अभी 1 मिनट है। सर चलो अब आपका होमवर्क, एक मिनट पीछे वाली सर। फिर पीछे जाए। चलो ठीक है, हो जाए तो बताइएगा, रब करेंगे। डन सर। इसके बाद ये जरा सा ना थ्योरेटिकल चीजें हैं, जरा मेहनत करना। राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट पार्ट। पहला आपको लिखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन।
अच्छा, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज तो बहुत है, एनर्जी लॉस हो जाती है। कोई एडवांटेज सुना है कि कुछ? सर मैं बता रहा हूँ ना सर। हेल्प इन वॉकिंग। सर हाँ, चल ही नहीं पाएगी, कोई बॉडी मोशन में ही नहीं आ पाएगी, फ्रिक्शन नहीं होगा तो सर। एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। दूसरा, अब डिसएडवांटेज ते हैं तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में, रोलिंग फ्रिक्शन तुम ट्राई करोगे। रोलिंग फ्रिक्शन में कुछ है नहीं, सिर्फ 2-4 डेफिनेशन हैं, वो पढ़ेंगे आप। ये शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है स्कूल एग्जाम्स में कि मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, वो कुछ नहीं देगा। वो ये पूछ लेगा राइट 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो वो आप स्पून फीडिंग मत करवाना कि मैं ये भी तुम्हें लिख कर देगा। चलो इसको लिख लो, इसे करके देखना, फिर सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट करते हैं। सर हाँ जी। सर रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है सर? अगर बॉडी रोल कर रही है ना, अभी तो हमने स्लाइडिंग देखा कि बॉडी को स्लाइड करा है, अगर इसकी जगह मैं स्फेयर दे दूं तो स्फेयर रोल करेगा। जी सर, जी सर। तो वहाँ बेसिकली ग्राउंड में डिफॉर्मेशन आ जाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। वो 2-3 लाइन की कहानी, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, इतना तो पढ़ सकते हैं आप। मैं रब कर दूं इसे? जी सर। Yes, sir. तो आज कौन नया है? जाबिर नया है। जाबिर परेशान होगा कि हो क्या रहा है। यस सर। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और जिसमें आप आ रहे हैं ना वीकेंड्स में, उसमें यस सर। स्टार्टिंग से बैकअप दे रहा हूँ। तो विद इन 2 मंथ्स आप जब यहाँ आ जाओगे, जितना मैंने आज कराया है, आपकी बैकअप खत्म हो जाएगी। और तो सर अभी क्या करूँ मैं? अभी आप समझ में आएगा, कोशिश करो समझने की। मैं स्टार्ट करूंगा तो समझ में आएगा। आज तो अजीब सा लगेगा कि पता नहीं, सर देख के बड़ा अजीब लग रहा है। कोई नहीं, ऐसी होता है, ऐसी होता है। बिल्कुल कहानी ऐसी है, जब किसी नए शहर में जाते हैं तो होता है ना, सड़कें भी समझ में नहीं आती, कहाँ गए क्या गए, तो कुछ दिनों में सब समझ में आना शुरू हो जाता है। ऐसी अभी 2-3 दिन दो, वो सैटरडे संडे जाना पहचाना है सब तुम्हारा, सैटरडे संडे परेशानी नहीं आएगी अगर छुट्टी नहीं मारते हो तो। ओके सर। 1-2 दिन परेशानी आएगी, फिर सब जानी पहचानी चीजें आ जाएंगी। तो मैं आधे घंटे 1 घंटे का कोर्स कराऊंगा तुम्हें, इसको समझने के लिए जितनी फिजिक्स चाहिए, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आएगा। लेकिन ओके सर। आज दिमाग के सारे प्रोसेस का लगा दो। तो लॉज ऑफ मोशन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। एक आखिरी पोर्शन है लॉज ऑफ मोशन का, विच इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर, ये स्ट्रेट लाइन मोशन की तो सारी कहानियां आप जानते हैं कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कैसे फोर्स अप्लाई होगी, कैसे फ्रिक्शन एक्ट करेगी, सब इंक्लाइन प्लेन कर दो तो क्या होगा, वो सब आप जानते हैं। अब आपको सिर्फ ये सीखना है कि भाई स्ट्रेट लाइन की जगह ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जाना शुरू कर दे तो क्या होगा। सर्कुलर ट्रैक की फिजिक्स थोड़ी सी अलग होती है, क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको सर्कुलर मोशन स्टडी कर। अब डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन कराने से पहले मैं कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, कुछ एंगल कवर करेगी, तो एंगल बाय टाइम से एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द पाथ। तो ये सारी चीजें मैं आपको डायनामिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सिखा दूंगा। अब डायनामिक्स करते हैं। अब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी ना 2 पार्ट्स में, एक है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है भाई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगी लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, सो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड होगी और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांस्टेंट,
स्पीड कांस्टेंट। और एक चीज और याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सीलरेशन एक्ट करता है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बॉडी पर एक्ट करेगा और कोई। जब तुम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आओगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा तो रही है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसे आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वेरिएबल। तो एक्सीलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, यहाँ दो एक्सीलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल और दूसरे का क्या नाम था, वो दूसरा एंगुलर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। चलो भाई इतना लिखो, फिर हम आगे करेंगे। फिलहाल ने आपको डिटेल में यही दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बस इसी को डिटेल में करना है, आज खत्म कर देंगे। सर यस सर। सर मैंने तो पुराना जो एंगुलर ये सब तो पढ़ा ही नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको ऐसे कराऊंगा कि उसकी जरूरत, ये तो जो बेवकूफों ने करा है ना उन्हें याद दिलाना, किसने करा है, मैं ऐसे देखेंगे कि करा ही नहीं, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। रब कर दूं इसे? Sir, wait. यस सर। नो सर। अच्छा लिखो। टेन सर। चलो हो गया। चलिए रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. सो अब डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें मैं करा दूंगा, बाकी जो कर चुके हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, बस कुछ चीजें यूज करूंगा इसमें। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी घूम रही है ऐसे, रेडियस ऑफ द ट्रैक मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, 2 मीटर का रेडियस है, बॉडी कुछ एंगल कवर करती है π/3, सर ये x/3 है। सर हाँ सर ये 2 मीटर रेडियस है। हाँ 2 मीटर रेडियस है, बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक cover π/3 radian in 10 seconds. Radius of path is 2 meter. Radius of path is 2 meter. Calculate first part. Angular velocity. Second, linear velocity. तीसरा, centripetal acceleration. भाई देखो, जिन लोगों ने नहीं किया या भूल गए, याद देखिए भाई, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो याद होगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो एंगुलर, इसमें सिर्फ मैं सारे बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने नहीं किया, जब पहली बार करोगे तब भी ऐसे ही कराया जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होता है बस एंगल बाय टाइम।
इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सर पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे ना? हाँ रख दीजिए, या पाई की टर्म्स में रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। हाँ भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साजिद कितना है? साजिद तो 2 अरे एंगल देखो, एंगल कितना एंगल कवर किया? π/3 π/3। तो एंगुलर डिस्प्ले π/3। अजलान कितना टाइम लगा? 10 seconds. 10 सेकेंड्स। तो ये आ गया तुम्हारा π/30 रेडियन पर सेकेंड। भाई ये बताओ, ये क्लियर है सबका? रमशा, अमर, शाइस्ता, जाबिर, अलीशा, क्लियर है ये? सर पहले मैंने वो निकाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर इसके बाद सर मेरा एंगुलर वेलोसिटी 5.2 आ रहा है। क्या निकाला पहले? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें निकालने की जरूरत क्या है? वो तो दिया हुआ है π/3, तो क्या निकाल दिया? सर उसमें पाई की वैल्यू भी लगाई मैंने फिर। क्यों? अच्छा, पाई को 3.14 रख दिया, ये कह रहे हो? पाई को 3.14 रख दिया, तो मर्जी है आपकी, आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये ओमेगा आ गया। ओमेगा के बाद सेकंड देखो, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? अगर पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है ना, तो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द पाथ। और तीसरा आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। में देखो, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह चेंज होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाता है। ये होता है v²/r। जरा कैलकुलेट करो तीनों टर्म्स और आंसर लिखो। तीनों टर्म्स कैलकुलेट करो। एंगुलर वेलोसिटी छोड़ देना सर, हाँ पाई में छोड़ देना सर। सर चैट डिसेबल सर चैट डिसेबल्ड है। अच्छा हाँ, अच्छा चलिए खोल दिया जाए। सर मैं पूछ रहा था उसमें करना जरूरी है क्या सर, पाई को उसमें 3.14 रखना? पता होना चाहिए, भी कर सकते हैं। पाई स्क्वायर होता है ना 3.14 का स्क्वायर, ये 9.8 होता है, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। ये ऑलमोस्ट 9.8 के आसपास। भाई सब कैलकुलेट करो, v भी कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करो, सब्स्टिट्यूट करो। सर हाँ, लीनियर वेलोसिटी कैसे आएगी? एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। देखो ये लिखा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ पाथ। भाई मुझे सबके आंसर्स चाहिए। सामिया, रमशा, अमर, रमशा का आ गया। चलो गुड। सर सिर्फ सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का देना है ना, बाकी तो आपने बता ही दिया सर। हाँ, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन लिख लीजिए। हाँ सर मैंने दे दिया सर। जाबिर कैलकुलेट करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। सर हो गया सर, टाइप कर रहा था। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नॉर्मल जैसे एक्सीलरेशन निकालते वैसे ही निकलेगा। ये रहा ना रिलेशन v²/r। ये रहा ओके सर। v। चलो बहुत बढ़िया। सर 450 कैसे आ सकता है π²/4? ये आप तो देखिए, ओमेगा कितना आ गया? π/30 था, रेडियस 2 था, तो ये कंबाइंड होकर आ गया π/15 मीटर पर सेकेंड। दैट्स लीनियर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज v²/r, तो v है आपका π/15 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r is 2, so it pi square by 225 into 2, so pi square by 450 meter per second square।
अलीशा तुम्हारा आंसर क्या है? आ गया सर। जाबिर का आ गया। जाबिर कहाँ लिखा है? अलीशा तुम्हारा भी आंसर नहीं है कहीं? तो टाइप भी करूं? हाँ टाइप करो। चलिए, सो ये आप लोगों को याद आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वगैरह सब आ गया। अब हम सर्कुलर। गुड अलीशा, तीनों हो गए। पाई स्क्वायर होगा ना थर्ड पार्ट में अलीशा? पाई स्क्वायर बाय 450। चलिए सबने ओमेगा स्क्वायर बाय आर किसका फॉर्मूला था सर? दोबारा। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर किसका फॉर्मूला है सर? दोनों जी। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को सर्कुलर मोशन याद आ गया। अब सर्कुलर मोशन का ये तो काइनेमेटिक्स था। अब आपको देखना है कि घूमने के लिए फोर्सेस के साथ आप कैसे डील करेंगे। इसको मैं रब करूं। The first is the concept of centripetal force. So it's a circular track. ऐसे कर कर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है। पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन। जरा बताओगे मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होता चला जाता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत है। दैट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि अगर आप बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो बॉडी खुद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी होगी। दैट्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करनी है। बॉडी को जरूरत है एक फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर फोर्स ना दो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बहुत सीधा सा एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग से एक स्टोन टाइट करो, घुमाते चले जाओ सर्कुलर पाथ पर। जब तक तुम हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो सर्कुलर पाथ पर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। बीच में कहीं स्ट्रिंग टूट जाए, थ्रेड टूट जाए, जैसे स्ट्रिंग टूटेगी वो पार्टिकल अब भी सर्कुलर पाथ पे जाएगा या टेंजेंशियली उड़ जाएगा? टेंजेंशियली उड़ जाएगा। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ से दिख रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। उस जरूरत को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए सर्कुलर पाथ पर एक फोर्स की जरूरत है, उसको ऐसे कहेंगे। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सो टू चेंज direction of velocity of body on circular path, body needs require centripetal force.
तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। Centripetal force is simply mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration is v square by r. तो इसे जो centripetal force चाहिए, that centripetal force is mv square by r. तो इसे सर्कुलर पाथ पर ले जाने के लिए mv square by r centripetal force की जरूरत है। And this centripetal force act along the radius towards the center. ये सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के अलोंग एक्ट करेगी और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। रेडियस के अलोंग एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। क्यों चाहिए? सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी का कॉन्टिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। अब ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट हमेशा इट इज a requirement। और यार इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, m ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो एक्सप्रेशंस हैं, mv स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर। सो इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आना चाहती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना चाहती है, तो उसे इतनी फोर्स तो चाहिए चाहिए, विच इज फुलफिल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स फुलफिल करेगी। एक बहुत ये हमेशा ना कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, बाहर से कुछ देने की क्या जरूरत है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है, आपने रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करी है कि भाई सर्कुलर पाथ पे जाना चाहते हो तो इतनी फोर्स चाहिए। जब इतनी बाहर से प्रोवाइड कर दोगे तब जाओगे सर्कुलर पाथ पे, नहीं प्रोवाइड करोगे तो नहीं जा पाओगे। जैसे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स सन और प्लैनेट के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर कुछ टाइम के लिए मान लो प्लैनेट घूम रहा है, सन गायब हो जाए बीच में से, इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया, तो क्या प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे जा पाएगा? क्या लगता है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं जाएगा? मतलब प्लैनेट घूम रहा था, सन से क्या मतलब है? ऐसा क्यों हुआ कि सन गायब हो गया तो प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे नहीं जा सकता? सर क्योंकि भाई अपने तरफ कि प्लैनेट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स सन प्रोवाइड कर रहा था। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार सन चला गया तो सप्लाई खत्म हो गई, रिक्वायरमेंट रह गई, कैसे घूमेगा? ये कुछ ऐसा है कि आप मार्केटिंग के लिए जाते हो, आप किसी शोरूम में घुसते हैं, वहां किसी चीज पर प्राइस टैग लगा हुआ है, लेट्स से प्राइस टैग लगा हुआ है 5000 का, तो ये तो रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ऐसी रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब आप ये नहीं कहोगे कि ओके 5000 का प्राइस टैग है तो मुझे दे दे। मतलब उसको देने के लिए आप वो तभी देगा ना जब आप कहीं से सप्लाई करोगे, अब्बा पॉकेट मनी देंगे तब जाकर आप उसको पे कर पाओगे। बिल्कुल वैसी ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। जब एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी तब आप कहेंगे कि ओके बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे जा सकती है। अलग अलग केस में अलग अलग टाइप की फोर्सेस होंगी जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगी। लाइक प्लैनेट्स के मोशन में ग्रेविटेशनल पुल देता है। अगर आप एटम के अंदर देखो, भाई एटम में कुछ सुना है आपने, न्यूक्लियस होता है। यस सर। यस सर। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये भी सुना है। यस सर। यस सर। यस सर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। यस सर। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल भी। कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर। Force of attraction. इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है न्यूक्लियस की वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। तो शुड बी वेरी क्लियर दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट। जब भी कोई प्रॉब्लम आए सेंट्रीपिटल फोर्स पर, या आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप देखो कि ये तो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करिए, आ कहां से रही है? कोई ना कोई तो होगा जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं
एग्जाम्पल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, अच्छा इतना लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर मैं एग्जाम्पल्स लिख दूँ, इतना लिखूं। सर हाँ जी, सर सेंट्रीपिटल तो वो फोर्स हुआ ना जो हम लगा रहे हैं सर, तो मतलब बाहर कौन सा फोर्स हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है सर? हम नहीं लगाए सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स की इससे जरूरत थी, मैंने तो टेंशन दी, मैंने तो हाथ से फोर्स अप्लाई करी स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग ने अप्लाई करी मास पर, तो टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। सर बस हो गया ना सर, इंटरनल ही तो है सर, एक्सटर्नल फोर्स क्या हुई सर वो? एक्सटर्नल ये तो थी, ये मास घूम रहा है ना, हाँ सर। तो घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए थी। मान लो स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग से घुमा रहा हूँ, यस सर। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आई? मास में अपने आप से आ गई या टेंशन ने दी? टेंशन ने दी सर। टेंशन एक्सटर्नल फैक्टर है, सर ओके सर, ओके सर। नहीं होता तो नहीं घूम पाता। हाँ जी, सर फोर्स इज इक्वल्स टू mv² के बाद जो स्टेप है वो कैसे आया? ये v को ना मैंने ओमेगा r रख दिया, अभी लिखवाया है ना, v ओमेगा r की इक्वल होता है, तो v को मैंने ओमेगा इंटू r रख दिया, ओमेगा r का स्क्वायर बाय r, सो दैट्स m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r, so r से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर। ओके सर। ऐसे दोनों एक्सप्रेशंस आपको याद होनी चाहिए। इतना लिखिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। डन सर। Done, sir. चलिए इसको कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल्स देखिएगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स में। So for revolutions of planet around the sun, planet around the sun, centripetal force is provided by gravitational force exerted by sun on planet. आज से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग होगी। जैसे वेलोसिटी होती है, अलग अलग बॉडी में वेलोसिटी की वैल्यूज अलग अलग होंगी, ऐसी ओमेगा अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वेलोसिटीज होंगी। जितनी तेजी से घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके सर। अच्छा, अब ये तो आपके समझ में आ गया कि सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है, कोई बाहर से फुलफिल करेगा। तो अब यहां से बेहतर है कि इसी स्टेज पर आप रिक्वायरमेंट और सप्लाई समझ जाएं, ताकि मैं कुछ इनइक्वालिटी यूज करूं तो आपको परेशानी ना है। यहां रिक्वायरमेंट है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सप्लाई है ग्रेविटेशन फोर्स। भाई मैं बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूं कि एक प्राइस टैग लगा था किसी चीज पर 5000 का, तो वो तो रिक्वायरमेंट है। सप्लाई जो होगी वो सप्लाई आपकी पॉकेट मनी है। भाई आपकी पॉकेट मनी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि आप इसे खरीद पाए? 5,000 हो या उससे ज्यादा हो, काम चल जाएगा। अच्छा यस सर। सो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो सप्लाई है ना, दैट सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन, और कम से कम इक्वल तो हो रिक्वायरमेंट के। नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसी है ना? यस सर। इसको अगर मैं घुमा के लिख दूं
मतलब इस क्वेश्चन इसी चीज को जो 5000 वाला हम कर रहे हैं उसको मैं ऐसे दूं कि भाई आपके पास आती है 4000 की, तो आप मैक्सिमम कितना खर्च कर लोगे? सर 4000। 4,000. 4,000. 1000 हो या उससे कम हो तो बेहतर है, कुछ सेविंग भी हो जाएगी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है should be less than or at least equal to supply। रिक्वायरमेंट लेस देन और इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। भाई ये तो जनरल रूल है नेचर का कि रिक्वायरमेंट हमेशा सप्लाई से कम हो या इक्वल हो। ज्यादा हो गई भाई 4000 है आपका, आपने किसी से बोरो कर 5000 खर्च कर दिए तो 1000 है, आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आपको कहीं से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में योर सेंट्रीपिटल फोर्स should always be less than or at most equal to the external force। अभी एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकती है, कभी एक्सटर्नल फोर्स टेंशन हो जाएगी, कभी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी, कभी फ्रिक्शन हो जाएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इससे कम होनी चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा हो गई, जैसे रियल लाइफ में 4000 की पॉकेट मनी है, खर्चा 5000 का आ गया तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ ये होगा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सटर्नल आपकी रिक्वायरमेंट से बढ़ जाए रिक्वायरमेंट, तो बॉडी सर्कुलर ट्रैक में नहीं जाएगी, सीधी सीधी स्ट्रिंग होगी तो टूट जाएगी, प्लैनेट होगा तो बाहर निकल जाएगा सर्कुलर ट्रैक, प्रॉब्लम्स आनी शुरू। ये समझ में आया आपके? क्योंकि आगे मैं काफी जगह इनइक्वालिटी यूज करूंगा, सो इनइक्वालिटी मैं डिराइव करके नहीं दिखा सकता, वो इसी तरह के लॉजिक से आता है। तो ये लॉजिक समझ में आया सबके? Yes, sir. सर सेंट्रीपिटल फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना? अभी वो डायरेक्शंस पर हम अभी आते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज बताइए मुझे, समझ में आया कौन सा? फिर आते हैं हम डायरेक्शन के ऊपर। यस सर। इतना आप लिख लें तो बताइएगा मुझे, सर अब कर डन सर। नो सर। मैं इसको रब कर रहा हूँ। भाई ये डिमांड और सप्लाई है ना, रिक्वायरमेंट और सप्लाई हमें अभी अब मत करिएगा। ये रिक्वायरमेंट और सप्लाई हमेशा याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स वाले केस में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायरमेंट और जो भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स आपकी सप्लाई। जब इतना लिख लो तो बताओ मुझको इसको रब करना। डन सर। इसे मैंने रब कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अब डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is along the radius towards the center of circular path, towards the center of circular path। तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। ये सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर। इतना लिख लीजिए। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी रेडियस के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर। बॉडी जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे, वेलोसिटी टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। तो अब ये बताओ, जो भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी वो कहाँ एक्ट करनी चाहिए? along the towards the center या away from the center? Away from center. Away from the center। क्या मतलब है? तुम ये, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक मास है, इसे इधर ले जाओ, इधर लेकर जाना है राइट में,
और तुम मुझसे कह रहे हो मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा ना वो इधर अप्लाई करूँ, जाएगा? नो सर। नो सर। जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी वो फोर्स कहाँ एक्ट करनी चाहिए? उसी डायरेक्शन में ना जहाँ सेंट्रीपिटल। यस सर। जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सो फोर्स एक्टिंग along the radius towards the center will provide centripetal force. तो वो फोर्सेस जो रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ एक्ट करेंगी वही फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी। हाँ जी उजैर बताइए क्या डाउट है? सर मेरा ये डाउट था सर कि जैसे आपने लिफ्ट वाला केस था, मतलब सर अगर हम नीचे कर रहे हैं तो टेंशन उल्टी लग रही है ऊपर की तरफ, तो सर अगर हम इसमें अंदर की तरफ कर रहे हैं तो टेंशन बाहर की तरफ नहीं लगनी चाहिए सर? अभी हम एक तो टेंशन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि जो लिफ्ट है जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो जो भी फोर्स थी वो कहाँ एक्ट कर रही थी, नीचे या ऊपर? तो लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है हाँ सर, फोर्स तो ऊपर ही एक्ट करेगी ना इसे ऊपर ले जाने के लिए। अभी हम बस वाले एक एक करके रहा हूँ ना सबके। ओके ओके सर, ओके सर। मोशन की डायरेक्शन जब आप दो, अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं आपसे कह रहा हूँ दो वेक्टर्स इक्वल हैं। इक्वल तो तभी हो सकते हैं व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन। यस सर, यस सर। Swaleha, centripetal acceleration also acts along the radius towards the center. Centripetal acceleration भी radius के along और towards the center काम करेगा हमेशा, radius के along and towards the center. Swaleha. So ये समझ में आया आपके? इसमें बताइए कहीं कोई डाउट किसी को? फिर जरा सा हम कुछ कैलकुलेशंस पर आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। सर एक्सटर्नल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है सर, डायरेक्शन तो सेम ही होता है? देखिए एक्सटर्नल फोर्स ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कम से कम उतनी तो एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। ऐसा है कि एक बॉडी को रिक्वायरमेंट थी 5 न्यूटन की घूमने के लिए, और आपने उसे एक्सटर्नल फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन तक की एक्सटर्नल फोर्स ले सकता है, कितनी यूज करेगा? 5 इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही कह रहा हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल ही रहेगी। ओके सर। डायरेक्शन सेम है। इसे मैं रब कर दूं, क्वेश्चंस देखते हैं। यस सर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले, ये हमने काइनेमेटिक्स में करा था कि जब बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जाती है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्ट करेगा उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के अलोंग है, रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, दैट्स सेंट्रीपिटल। अभी जो आप क्यों पूछ रही है ना, इसका आंसर बहुत लंबी डेरिवेशन है, मतलब ये क्वेश्चन एप्रोप्रिएट था काइनेमेटिक्स। अच्छा, आपको ये पता चल गया एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर पाथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, और वो फोर्स देती है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर काम करे। सो आपको एक 2-3 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, यूज कैसे करते हैं, फिर हम कुछ मेजर कैलकुलेशंस में आते हैं। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे रिलेट करें। भाई सीखने वाला फेस है, रटने वाला नहीं, तो जहां क्वेश्चंस हो पूछते रहना। ये एक ब्रिज दिया हुआ है, कॉन्केव अपवर्ड्स ब्रिज है, यहां कहीं ब्रिज का सेंटर है, यहां कहीं ब्रिज का रेडियस है,
और यहाँ कहीं ब्रिज के ऊपर कार रखी हुई है विद अ वेलोसिटी. So a car of mass m is moving over a bridge of radius r. r रेडियस का ब्रिज है जिसके ऊपर एक कार मूव कर रही है विद वेलोसिटी. तो v वेलोसिटी से एक कार इस ब्रिज के ऊपर जा रही है. आपको चाहिए नॉर्मल रिएक्शन. कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन. देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं. कार पर जो फोर्सेस होंगी, देखिए वेट कार का नीचे एक्ट कर रहा होगा mg. अब जहां कांटेक्ट है यहां नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा ऊपर. अब मुझे बताओ कार का मोशन कैसा लग रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन मोशन लग रहा है या कि सर्कुलर लग रहा है? सर्कुलर. का मतलब ये मत समझ लेना कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करे. भाई ये कर्व पाथ पे भी मूव कर गया, दैट सर्कल. सो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. पहले तो वो लिख लेते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड. तो इसे जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी दैट इज mv²/r. अब ये बता दो मुझे कि नेट फोर्स कितनी है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, क्योंकि वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी. सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन माइनस फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितनी है? सर नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg. सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना एक्ट कर रही है? तो n माइनस mg. हमेशा याद रखिएगा टुवर्ड्स द सेंटर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि आपको चाहिए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. n माइनस mg, दैट इज इक्वेशन नंबर. तो आप ये लिख सकते हो दिस नेट फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स will provide centripetal force. तो आप ऐसे लिख दोगे कि ये जो नेट फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू नेट फोर्स होगी. भाई ये समझ में आया? रिक्वायरमेंट ये सप्लाई यहाँ तक बताओ. सर मेरे को n माइनस mg नहीं समझ आया सर. हाँ सर n माइनस mg क्यों लेंगे सर? n माइनस mg क्यों लेंगे? सर सेंटर ये दिख रहा है नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है. यस सर, यस सर. सेंटर से अब mg एक्ट कर रहा है. यस सर. आप फोर्स चाहिए जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, तो आपको देखना है टुवर्ड्स द सेंटर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है. तो उसके लिए जिस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए उस डायरेक्शन को तो पॉजिटिव कंसीडर करना होगा. सर n और mg तो कट ही जाएंगे ना सर फिर? हमेशा नहीं कटते यार. अगर n और mg कट जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता? वही तो बात है. ओके सर, आप बताइए. सर सेंट्री हाँ जी बताइए. सर सेंट्रीपिटल फोर्स हमने mv²/r फॉर्मूला के हिसाब से लिया. जी हमेशा हमेशा mv²/r फॉर्मूला के. तो mv²/r is less than or equal to n minus mg. Less than or equal to n minus mg. इसको लेफ्ट में ले जाओ तो n आ गया greater than or equal to mv²/r plus mg. तो यहाँ जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन होगा ना वो सिर्फ mg के इक्वल नहीं होगा, mg plus mv²/r होगा, ग्रेटर देन और. अब तुम चाहो तो ऐसे लिख दो कि भाई चलो ये मैं सिर्फ इक्वालिटी वाला साइन यूज कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये इक्वल टू और लेस देन आएगा. यहाँ बताइए, कई बार चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ ये मिलेगा, लेकिन याद रखना ये एक वैल्यू है, अदरवाइज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू mg plus mv²/r आता है. ये तो आपने एक वैल्यू.
डाउट्स बताइए मुझे यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चंस आपको कर, इसके आगे मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। सर कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल। सर सर जिसकी साइड लेंगे हम उसे पॉजिटिव लेंगे। सेंटर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर इज पॉजिटिव। तो सर अगर हम एन के साइड से देखें नॉर्मल रिएक्शन के, तब भी तो वो सेंटर की तरफ आएगा। हम कार में बैठते हैं और ये सर्कुलर ट्रैक है, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ ना कार से। हमेशा कार के ऊपर ही तो सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये बॉडी है, टुवर्ड्स द सेंटर इज पॉजिटिव। बॉडी यहाँ चली जाएगी तो टुवर्ड्स द सेंटर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव आ जाएगा। बॉडी यहाँ आ जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर इज पॉजिटिव, टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। सर भाई हाँ जी सर मैं पूछ रहा था जैसा हाँ, आपने बोलो। नीचे वाला पॉजिटिव बताया है हाँ सर, सर, तो उस डायरेक्शन में एन नेगेटिव होगा। इस डायरेक्शन में जैसा अगर ऊपर सर जिस डायरेक्शन में आपने नीचे वाला पॉजिटिव बताया है बिल्कुल एन नेगेटिव हो जाएगा। एन नेगेटिव हो जाएगा ना सर उसमें? बिल्कुल फर्क है ना, एक बॉडी नीचे है और एक बिल्कुल ऊपर पहुंच गई उसी सर्कुलर ट्रैक पे, एन नेगेटिव है। हाँ आसिया बिल्कुल सही आ रहा है। भाई इतना लिख लीजिए, फिर एक और करेंगे, आप करोगे वो। इसमें डाउट्स बताओ मुझे। सर यहाँ से समझा दीजिए, नेट फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही तो हमने सीखा था पिछले आधे घंटे के डिस्कशन में कि हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स होगी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। तो आपको ढूंढना होता है कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या काम कर रही है। तो आपके सिस्टम में दो फोर्सेस थी, एक नॉर्मल रिएक्शन था, एक वेट था। सेंटर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना आ गया, n माइनस mg। यही वो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसमें बता रहा था ना, प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। यस सर। और ये जो नेट फोर्स है n माइनस mg, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। तो इसको लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू नेट फोर्स। यस सर। तो बस इसको लिख दिया mv स्क्वायर बाय r लेस देन और इक्वल टू n माइनस mg से लेफ्ट में आया। ओके सर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड ये क्यों लेंगे, ये यूनिफॉर्म थोड़ी। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट रही थी बहुत। सर आपने इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड ये क्यों लिखा है? यही तो हमने स्टार्ट तो यहीं से किया था आधे घंटे पहले डिस्कशन की। बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए, जिस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखो इस कार की वेलोसिटी पहले यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ जाएगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके सर एक बार नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बता दीजिए फिर से। बस नेट फोर्स ऐसे करते हैं कि सेंटर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक n और एक mg। बताइए सेंटर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? सर mg। mg। देखो एरो तो सेंटर से दूर है। यस सर n। तो ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, सब पैक कर दिया। और एक दो फोर्सेस होती तो उससे भी ऐड कर रहे होते उसी हिसाब से। एक और फोर्स होती है जो नीचे एक्ट कर रही होती, मान लो F1, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, n माइनस mg माइनस F। सर हम इक्वल टू का साइन सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए लगाते हैं ना? कौन सा साइन? सर इज इक्वल टू। हाँ सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए, अदरवाइज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सर मतलब ये बहुत कम एप्लीकेबल होता है। कौन सा वाला? इक्वल टू? यस सर। इक्वल टू और डिटेल में लेके जाऊंगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ, मान लो नंबर्स पे आ जाते हैं, मैं कहता हूँ एक नंबर है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, कि 5 के इक्वल भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 5। सब एग्री करते हो? सुनो इधर, एक तो दूसरे का डाउट होता है तो सुनते हैं। यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 5।
5. तो मैं कह रहा हूँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, तो ये क्या है? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। इससे ज्यादा हो तो ग्रेटर लगा दो, इससे ज्यादा चाहिए तो ग्रेटर लगा दो, तो कोई ये कैलकुलेट करके बता दो। ओके सर। सर मतलब ये केस हो गया ना, अगर हम इक्वल टू वाला ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। एक कई पॉसिबिलिटी में से आपने एक पॉसिबिलिटी चूज कर। चलो भाई, ये पता नहीं उज़ैर ही परेशान था कि ऊपर आएगी कार तो क्या होगा, पहले ऐसे बना दिया, यहाँ आ गई, ये आ गया, ये आ गया रेडियस, ये ऐसे जा रहा है वेलोसिटी, मास ऑफ द कार इज। करके दिखा दो यार इसे सॉल्व ना, मुझे बस ये बता दो नेट फोर्स कितनी ऐड कर रही है। सर n इज इक्वल टू mv स्क्वायर r माइनस mg। करके देखो सर सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। mv स्क्वायर बाय r माइनस mg बोला है तुमने, याद रखना। स्क्वायर बाय r माइनस, हाँ सर एक बार सॉल्व कर लो सर। सर आपने नेट फोर्स पूछा ना? हाँ, मैंने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पूछा, सेम क्वेश्चन में कुछ नहीं। और मुझे आंसर सबके दिखे, ये आधे देते हैं आधे सोते हैं, ये नहीं चलेगा। भाई अगर फिजिक्स सीख, एक तो फिजिक्स ना याद नहीं की जाती, सीखी जाती है। सीखना है तो खुद करना पड़ेगा, देख के नहीं आता। देख के तो डेफिनेशन भी नहीं समझ में आती, समझ में ही तब आता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तब समझ में आता है अच्छा इस डेफिनेशन का ये मतलब था। आंसर चाहिए मुझे, करो कैलकुलेट और बताओ आंसर क्या है। वेरी गुड अनिल, अलीना का कुछ आंसर आया, रमशा का आंसर आया, 2 आंसर आए। आतिफ का भी आ गया। हाँ उज़ैर अब सही है आपका आंसर, सामिया का भी सही आ रहा है। हाँ भाई, तो देखिए अब वेट जो होगा वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा n, सिर्फ इतना फोर्स चेंज आएगा कि नेट फोर्स अब सेंटर की तरफ mg एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स होगी mg माइनस mg माइनस n आ जाएगा। अब यहां से चेंज कर देते हैं। इसको उठाकर लेफ्ट में ले आओ, n को लेस देन और इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। चलो बहुत बढ़िया, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। यार भाई यहां बता दो मुझे, n इक्वल टू जब मैं लिखूंगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, क्या मिनिमम वैल्यू है अभी भी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, वेरी गुड। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ n इज लेस देन और इक्वल टू 5, कि 5 है या 5 से कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 वैल्यू वही है मैक्सिमम। इतनी अकल लगानी आनी चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू में अगर इक्वल टू लगाएंगे और लेस देन वाले में लगाएंगे तो फर्क क्या है। ये आया समझ में? यस सर। यस सर।
तो आपको नॉर्मल रिएक्शन के साथ तो आगे चलो थोड़ा सा मैं घुमा दूं इस प्रॉब्लम को। ये आ गए ना दोनों वाले, फर्स्ट और सेकंड पार्ट? यस सर। परेशान मत होना। अब मैं एक ऐसा करते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल ले लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास है m, रोटेट कर रही है, नहीं, is rotating in a hemispherical bowl. Calculate its velocity. तो देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है ऐसे कर कर बाउल रोटेट कर रहा है, हेमिस्फेयर है भाई ये। और इस हेमिस्फेयर के अंदर यहां मैंने एक बॉल रख दी। अब बॉल की कहानी ये कि जैसे जैसे हेमिस्फेयर घूम रहा है ये बॉल हेमिस्फेयर के साथ घूम रही, स्लाइड नहीं कर रही इसमें ना। अब हेमिस्फेयर विदाउट स्लाइडिंग, हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो हेमिस्फेयर इज रोटेटिंग hemisphere is rotating with angular velocity omega. रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर कुछ मान लो यार, रेडियस हेमिस्फेयर का आर है, ये हेमिस्फेयर का रेडियस है ना आर, ऐसे भी ले लो हेमिस्फेयर का रेडियस आर हो जाएगा। तुम्हें बॉल की वेलोसिटी चाहिए, ये एंगल भी दिया हुआ थीटा। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये बॉल है। देखो ये आज तो नहीं हो पाएगा, इतना लिख लो, ये तो कल का। हाँ सर क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। भाई एक हेमिस्फेरिक बाउल ले लो, एक कटोरा ले लिया आपने, वो कटोरा घूमता चला जा रहा है, उसके अंदर एक बॉल डाल दी, वो बॉल उस कटोरे के साथ साथ घूम रही, स्लिप नहीं करती। एक तो होता है कि ये लिया मैंने बाउल और ये स्लिप करके नीचे आ गई, स्लिप नहीं कर रही, कटोरे के साथ साथ बाउल के साथ साथ वो बॉल रोटेट कर रही। तो आपको चाहिए बॉल किस वेलोसिटी से रोटेट कर रही, इसे लिख लो। ये तो कल ही सॉल्व होगा, आज तो है नहीं मेरे पास तो टाइम। सर हमारा एग्जाम 9 को फिजिक्स का ग्राफ बता